Welcome students, welcome friends. So today we are going to discuss next topic of vector, which is polygon law of vector addition. After that we will discuss subtraction of vector, resolution of vectors, and we will do product of vectors. So there are so many topics today that we are going to discuss. So let us start with the first topic, that is polygon law of vector addition. तो polygon law क्या कहता है आपके पास कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, जस्ट लाइक वी हैव अ डायग्राम, दिस इज योर a वेक्टर, दिस इज योर b वेक्टर, they are taken in same order, this is your c vector, d vector, e vector, then resultant of these vector is given by the closing side of the polygon. Closing side means this side that we have taken in a opposite side or opposite order. जो रेड कलर में मैंने शो किया है वो आपके पास इसका रिजल्टेंट होगा. दैट इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब आप इसी से यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ ए और बी वेक्टर होते और इनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता तो आप क्या करते? आप यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करते इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, जो ए और बी को मिलाता और इनका एडिशन करके कितना आ जाता? आपका रिजल्टेंट बनता यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब ए और बी का काम हो चुका है तो उसके बाद इनका जो रिजल्टेंट है वो सेम ऑर्डर में आ गया. अब किसके साथ है? सी वेक्टर के साथ. मतलब a प्लस बी वेक्टर इज नाउ अटैच्ड विद द सी वेक्टर इन सेम ऑर्डर. तो अब हम इन दो वेक्टर्स को मानेंगे. ये जो a प्लस बी नया वेक्टर हमारे पास आया और एक सी वेक्टर आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना होता तो हम सेम क्लोजिंग साइड यहां भी लेते और वो आपके पास यहां पर क्लोज कर देते हैं. तो फिर इनका रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास? यू कैन राइट इट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. अब हमारे पास सी वेक्टर तक का काम हो चुका है, तो जो हमारे पास अब वेक्टर बचता है वो ये बचता है आपके पास ए प्लस बी वेक्टर, जो अभी हमने नया वेक्टर बनाया, और इसी के साथ आगे अटैच्ड है फिर आपके पास डी वेक्टर. इसका रिजल्टेंट कितना आता? तो हम इसको यहां से मिला देते, क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो रिजल्टेंट आ जाता बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर. तो सारे वेक्टर्स को ऐड कर दिया. लास्ट में अब आपके पास सिर्फ एक ई वेक्टर बचता है, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आता आपके पास? तो दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर जो फाइनल था. आर वेक्टर हमारे पास ऑपोजिट साइड में है, तो ये इसका रिजल्टेंट शो कर रहा है. इसको लिखने के तरीके ऐसे भी हैं, आप इसको नेगेटिव ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं. इसीलिए ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गया. मींस पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं आपके पास टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उसमें से जो लास्ट साइड होगी, जो क्लोजिंग साइड होगी आपके पास, अगर वो ऑपोजिट ऑर्डर में ली जाए तो वो उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करेगी. अगर उनको सभी को सेम ऑर्डर में ले लिया तो रिजल्टेंट आपके पास 0 हो जाएगा. सपोज करिए अगर ये मैंने आर वेक्टर अपोजिट नहीं लिया होता, सेम ऑर्डर में ही ले लेता, तो इस पूरे पॉलीगन का रिजल्टेंट कितना आ जाता? 0 आ जाता. राइट. दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं. जैसे सपोज करिए ये एग्जांपल हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर यूज करते हैं. मैंने कोई डायरेक्शन असाइन कर ली, this is your east, west, and this we have taken north, and this is your south. अब आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक कोई पर्सन
10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, फिर वहाँ से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है 5 किलोमीटर, फिर आगे वो 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ को चलता है, फिर वो 2 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। तो आप एक डायग्राम अगर बनाने लगेंगे तो डायग्राम बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्वेश्चन देखिए, हमने बहुत सारे उसके स्टेप्स ले लिए। एक आदमी जो है वो 10 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, ईस्ट की तरफ को। मैं क्वेश्चन 7 के साथ लिख रहा हूँ, 10 किलोमीटर एक पर्सन कहाँ चला, ईस्ट की तरफ को चलता है। फिर वहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले लेता है और फिर वहीं से वो 5 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। फिर वहाँ से वो टर्न फिर लेता है और 7 किलोमीटर वो साउथ की तरफ चला जाता है। फिर वहीं से 3 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ को चला जाता है। तो बताइए उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन है आपके पास कि टोटल उसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। अगर आप इसको डायग्राम बनाने लगेंगे, ऐसे मूव करवाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। इससे हम वेक्टर से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इनको असाइन कर देना है कोई डायरेक्शन से। ईस्ट को मान लिया हमने एक्स एक्सिस, तो आई कैप लिख दिया। वेस्ट आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ आई कैप। वैसे ही नॉर्थ आ जाएगा आपके पास जे कैप, वाई एक्सिस मान लिया मैंने। फिर साउथ आ गया आपके पास माइनस ऑफ जे कैप। तो इस तरह से आप इन सब को नाम दे दीजिए वेक्टर्स का। जैसे सपोज करिए पहला था 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को, तो मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर ईस्ट मतलब 10 आई कैप। उसी तरह से बी वेक्टर आपके पास 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ को, 5 जे कैप आ गया आपके पास। फिर हमने सी वेक्टर ले लिया, सी वेक्टर आपके पास 7 किलोमीटर साउथ की तरफ को। साउथ जो है वो माइनस जे कैप हमने लिखा है, तो -7 जे कैप आपने लिख दिया। फिर डी वेक्टर आपके पास हमने मान लिया 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ को, तो -3 आई कैप, क्योंकि ये माइनस आई कैप हमने वेस्ट की तरफ को लिखा है। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जो इसका रिजल्टेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास रिजल्टेंट। इन सब का सम करो, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सबको ऐड कर दो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जब आपने सबको ऐड कर दिया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। आई वाले कितने हैं यहाँ पर, एक 10 आई है आपके पास और एक आपके पास 3 आई है, तो इनको साथ के साथ मैं यहाँ ऐड भी कर रहा हूँ। 10 आई जो है आई के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, जे आपके पास जे के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर 10 आई कैप है और ये -3 आई कैप है, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 7 आई कैप। जब सारी वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे, मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, तो ये आपके पास 7 आई कैप आ जाएगा। उसी तरह से जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे आपके पास 5J है और -7J है, तो ये -2J आपके पास बच जाएगा, 2J कैप आ जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आई, अब वो कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज करके, नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। अब जो आर वेक्टर हमने निकाला वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। सो दिस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू नाउ 7 आई कैप -2J कैप, राइट। अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही निकालते हैं, माइनस अगर आप ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा। 49 + 4 अंडर रूट।
तो अगर ये मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे, और अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में अंडर रूट 53 यूनिट, जो भी यूनिट होगी मीटर किलोमीटर। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट बन गई। तो पॉलीगन लॉ को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि वो बेसिकली कहां पर है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो याद रखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट का यूज करते हैं। वी कैन यूज टेंजेंट ऑफ थीटा। सो टेंजेंट थीटा कैसे लिखेंगे? फॉर द डायरेक्शन आई एम राइटिंग हियर नाउ, डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हम निकाल चुके हैं पहले। टेंजेंट थीटा मैंने बताया था आपको, y कंपोनेंट जो भी होगा, राइट, उसकी वैल्यू रखिए और डिवाइडेड बाय j कंपोनेंट, i कंपोनेंट, दैट इज योर 2/7। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2/7। ये आ गया। लेकिन ये जो एंगल आया ये किसके साथ आया, ये जानना जरूरी है। ये आप अगर इसका रिजल्टेंट देखेंगे उसमें वेक्टर फॉर्म में, वहां आपके पास 7i वो पॉजिटिव में है और y आपके पास जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो जब आप डायग्राम इसकी डायरेक्शन के लिए ड्रॉ करेंगे तो वो डायग्राम कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। सो दैट विल बी लाइक दिस, कि ये आपके पास this is your I minus of I and this is your J, और ये आपके पास यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ऑफ J, राइट। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है, 7 है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये मैंने पॉइंट्स डिवाइड कर लिए एग्जाम्पल के लिए, और ये 1 और 2 इसके हैं। तो ये पॉइंट यहाँ जैसे आया, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो इस तरह से होगा, दैट विल बी लाइक दिस। ये आपके पास यहां मीट करेगा। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर लें इसके साथ, इस तरह से ये यहां मीट करेगा, राइट। तो ये उसकी डायरेक्शन बन रही है आपके पास। अब मैंने जो वैल्यू निकाली है वो एंगल कौन सा निकाला है ये भी जानना जरूरी है, कि थीटा किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये आपके पास इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड x कंपोनेंट, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ये एंगल है आपके पास, दिस इज द एंगल थीटा। इस एंगल की बात हो रही है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, अब आपको पता है कि आपने इसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की फॉर्म में लिख रखा है। तो मैं उसी को दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये यहां आपके पास ईस्ट था, राइट। इन दिस डायरेक्शन इट इज ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। सो यू कैन assign the direction now. So it is making theta angle with the east. So what will be the answer? Direction of the displacement, या जो displacement vector आपने ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से क्या आई? आप कहेंगे कि ये साउथ की तरफ को है, लेकिन कहां से? ईस्ट से। सो वी विल से इट इज जस्ट लाइक कि थीटा की कोई वैल्यू आ गई आपके पास 2/7 आ रही है, तो ये 0. आपके पास 2 के आसपास आ रही है, 0.2 के आसपास। सपोज करिए इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 23, 27 डिग्री व्हाटसोएवर जो भी आएगी, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। वी विल से इट इज थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इस तरह से आप उसकी डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेटा, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन हमने कर रखा है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो एडिशन से ही स्टार्ट करेंगे तभी हम सब्ट्रैक्शन की तरफ को प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है,
I have this A vector and this is your B vector. अगर मुझे इनका सम करना होता, एडिशन करनी होती, तो मैं क्या करता? टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड. तो मैं यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करता इस तरह से और ये रिजल्टेंट आ जाता. लेकिन अगर मुझे एडिशन करनी होती तो, लेकिन मुझे तो सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करिए. सो रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों की सब्ट्रैक्शन है, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर. ये आपके पास सब्ट्रैक्शन है. क्या मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर? ये हमने लिख दिया. देखिए मैंने माइनस जो है वो बी का माइनस था उसके साथ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन में कोई चेंज नहीं. अब मैं इस रिजल्ट को अगर देखूं तो ये एडिशन ही है, लेकिन बीच में एक वेक्टर, उन दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर जो है वो नेगेटिव है. तो इसका मतलब मैं एडिशन का फार्मूला लगा सकता हूं, लेकिन मुझे उस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज एन माइनस बी. सो व्हाट आई विल डू, मैं इस बी वेक्टर का अगर अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना शुरू करूं तो मेरे पास इसका अपोजिट वेक्टर इस तरफ को आएगा. सो दिस विल बी द अपोजिट वेक्टर. ये मैं यहां से ड्रॉ करता हूं लाइक दिस. ये मैंने एक अपोजिट वेक्टर इसका ड्रॉ कर लिया, राइट. सो ये अब बी वेक्टर नहीं रहा, ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ बी वेक्टर. दिस इज योर माइनस ऑफ बी वेक्टर. आई विल राइट हियर दिस इज योर माइनस ऑफ बी वेक्टर. अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी, क्योंकि पहले ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, अभी भी इसी डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो इनके बीच में एंगल जो है ये वाला पोर्शन लिया जाता है. वेक्टर एक प्रोग्रेसिव क्वांटिटी है आपके पास, तो ये आपके पास एंगल थीटा था इनके बीच में जब एडिशन की बात हो रही थी, राइट. जैसे ही मैंने इस बी वेक्टर को नेगेटिव किया तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया? अब एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा. इट मींस अब मेरे पास इस निचले पोर्शन को अगर मैं इरेज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम हो चुका है. अब मेरे पास सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन एडिशन की फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया है, क्योंकि बी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया? अपोजिट बना दिया, नेगेटिव कर दिया. सो इसका रिजल्ट मैं जानता हूं अच्छे से कि अगर दो वेक्टर ऐसे लिए गए हों, जस्ट लाइक ए वेक्टर एंड दिस इज बी इन द सेंस कि इट इज माइनस बी, लेकिन है तो ये ट्राइंगल लॉ लग सकती है इसमें. टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड. तो क्लोजिंग साइड कौन सी आ गई आपके पास? ये आ गई आपके पास क्लोजिंग साइड. ये आपके पास रिजल्टेंट दे देगी इसका. अब ये रिजल्टेंट कैसा है बेटा? ये एडिशन वाला ही रिजल्ट है, बस बी वेक्टर जो है वो नेगेटिव है. सो कैन आई राइट दिस इज द आर वेक्टर. व्हाट इज द फार्मूला फ्रॉम द एडिशन? एडिशन से हमने सीखा है कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखना हो, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 AB कॉस ऑफ थीटा होता था. अब मैं थीटा ना लिख के 180 डिग्री माइनस थीटा लिखूंगा, क्योंकि अब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, और ऊपर से अंडर रूट. तो हमें पता है बेटा r इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB. यस, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है. सो अगेन वन मोर स्टेप, ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट, माइनस 2AB कॉस ऑफ थीटा. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए
हमारे पास फार्मूला ये बन गया। देखिए कैलकुलेट हमने इसको एडिशन से ही किया है, ये सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को हमने कुछ ऐसे लिख दिया कि जिससे वो बीच में एडिशन आ गई थी। ये देखिए ऐड करने का सिंबल आ गया, बी वेक्टर को नेगेटिव बना लिया तो एडिशन का फार्मूला लग गया। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल फार्मूला अब आया आपके पास वो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आपको इसको बार बार 180 डिग्री माइनस थीटा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कह दिया जाएगा कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, तो आप वो रिलेशन भी जानते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था वो आपके पास, बी साइन ऑफ, ये आपके पास थीटा, यहां ऐसा ही लिखते थे लेकिन अब हम यहां थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये वैल्यू डालेंगे डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यहां आ जाएगा आपके पास कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। बस यहां से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है तरीका सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम आगे मैन रेन प्रॉब्लम्स में डिस्कस करते हैं कि अगर आप चल रहे हैं, बारिश वर्टिकली हो रही है, तो आपको अम्ब्रेला कितने एंगल पर होल्ड करना है कि आप बारिश से अपने आप को बचा पाए। तो दिस इज द नाउ न्यू फार्मूला फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस चीज को रिवाइज कीजिए और इसके क्वेश्चन कीजिए। राइट, कहीं कोई डाउट आता है, कोई और आपको न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मेल आईडी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप उस पर मेल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर। सो 2D में हम इसको डिस्कस करेंगे, 2D वेक्टर। राइट, 2D वेक्टर का मतलब समझिए कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। सपोज करिए ये कोई P पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट पर आप क्या देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ वैल्यू x की होगी, फिर कुछ वैल्यू y की होगी। मतलब प्लेन में है तो इसका मतलब x भी है और y भी है आपके पास, ये दोनों चीजें हैं। अगर मेरे पास इस O से P को मैं जो वेक्टर दे रखा है इसको मैं किसी A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस P पॉइंट पर इस A की x की तरफ को भी कुछ वैल्यू होगी और y की तरफ को भी कुछ वैल्यू होगी। मींस P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होने का मतलब है कि इस P पॉइंट पर जो ये वेक्टर A जा रहा है इसके दो कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट का मतलब है इसकी कंट्रीब्यूशन दोनों एक्सिस की तरफ को है, x एक्सिस की तरफ को इसकी कंट्रीब्यूशन ax है और उसी तरह से y एक्सिस की तरफ को इसकी कंट्रीब्यूशन ay है। ये मैंने लिख दिया। इन्हीं को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। इनकी वैल्यू आपने निकालनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको वो हम रिजॉल्वमेंट से फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए मेरे पास ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस की तरफ को जो वैल्यू है उसको आप x लिखिए चाहे ax लिखिए, वो एक ही बात है। मैंने उसको ax के नाम से लिख दिया है। राइट, उसी तरह से y एक्सिस की तरफ को जो इसकी वैल्यू है उसको आप y से लिखिए या फिर ay से लिखिए, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ay लिख लीजिए या y कोऑर्डिनेट आ गया। राइट, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने लिखी ax और ay, ये मुझे अगर एग्जैक्टली पता ना हो, मुझे सिर्फ a की वैल्यू पता हो, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो आई विल टेक ए ट्राइंगल। आप एक सिंपल ट्राइंगल लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैंने यहां ली है उसी को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर O पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट
और ये साइड आपको मैग्नीट्यूड वाइज पता है ए है। यहां ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिखा रहा है, यहां मैंने सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड लिया है ताकि मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यहां पर अप्लाई कर सकूं। इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। When you know one side of the triangle which is hypotenuse, then you can find out perpendicular as well as base. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, perpendicular upon hypotenuse, can I write PR upon A is equals to PR upon A is equals to, ये बन जाएगा बेटा साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब इस PR की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, पी आर की वैल्यू आ गई ए साइन ऑफ थीटा। उसी तरह से आप इस ओ आर को कैलकुलेट करिए। ओ आर जब आप कैलकुलेट करेंगे, ओ आर अपॉन ओ पी, ये बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इसका मतलब ओ आर इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। ये आगे वैल्यू आपके पास, तो ये बन गया आपके पास ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए ओ आर की वैल्यू यहां क्या है, ए एक्स। मैंने ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ए एक्स मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा आ गया, दैट इज योर ए कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह से अब आपके पास y आ गया, ए वाई, जो कि मेरे पास कितना है, पी आर के बराबर है, या y मान लीजिए या ए वाई। तो मैंने ए वाई लिख लिया इसको। इसकी वैल्यू है ए की फॉर्म में ए साइन ऑफ थीटा। मैं इन दोनों वैल्यूज को बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। यही बेसिकली कंपोनेंट हैं इसके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करके आ गए। तो ये आपके पास ए वेक्टर की जो वैल्यू बनती है अब, दैट इज योर ए कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस ए साइन ऑफ थीटा जे कैप। ये आपके पास वैल्यू बनी। ठीक है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये दोबारा से ए ही आएगा, राइट, क्योंकि ये जो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हमने लिखा है, ये तो ए के ही टुकड़े किए हैं, ये उसी की कंट्रीब्यूशन है। अब आपको जनरल वे में बता दूं कि कभी भी अगर आपको किसी को रिजॉल्व करना है तो एक तो बात याद रखिए, जो रिजॉल्व किया जा रहा है वेक्टर वो बीच में आएगा। सपोज करिए ये मेरे पास कोई आर वेक्टर लिख लिया मैंने, इसको रिजॉल्व करना है और ये एंगल किसके साथ बना रहा है, यहां बना रहा है थीटा। तो मैं इस एक्सिस को, जो भी होगा ये एक्स वाई, उसको लिखूंगा मैं आर कॉस ऑफ थीटा। जिसके साथ ये एंगल टच करे एक्सिस के साथ, वो वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, और जहां ये टच ना करे, मतलब जो हमने एंगल सबस्टेंड किया है जहां से जहां तक, वो आ जाएगा आपके पास आर साइन ऑफ थीटा। तो बहुत सिंपल है, मींस आर वेक्टर की दोनों एक्सिस की तरफ को कंट्रीब्यूशन है। ये भी जरूरी है कि जो कॉस कंपोनेंट है और साइन कंपोनेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर आएंगे, और जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल बीच में आएगा। मैं एक और एग्जांपल यहां से आपको बताता हूं इसी का। अगर आपके पास कोई वेक्टर ऐसे दे रखा है, I have again two axes, एक्स वाई कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये y, हाँ, जो वेक्टर है जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है वो मैंने ये ले लिया, इसको मैंने मान लिया b वेक्टर, राइट। अब ये एंगल यहां बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए रिजॉल्व करना है b को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, एक x की तरफ और एक y की तरफ। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जिसको ये टच करता है एंगल, वो कॉस कंपोनेंट आएगा। इसका मतलब इस तरफ वाला कंपोनेंट अब क्या हो गया, b कॉस थीटा हो गया, और ये वाला आपके पास b साइन ऑफ थीटा हो गया। मीन्स दिस b वेक्टर हैविंग two components, one is along x axis, right, and other is along y axis। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर बार x की तरफ को cos ही आएगा, ये डिपेंड करेगा एंगल कहां से ले रहे हैं। तो एंगल अब हम y एक्सिस से ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर y की तरफ को क्या आएगा, cos, और दूसरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर वो कौन आएगा आपके पास, दैट विल बी द साइन कंपोनेंट। तो ये है आपके पास 2 डायमेंशन में रिजॉल्वमेंट करना। अब हम बात करेंगे
3D रिजॉल्वमेंट की। ये मेरे पास एक डायग्राम हमने ले ली 3D में, एक कोई क्यूबॉइड ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, कोई भी चीज़। तो हमने उसको प्लेस कर दिया इस तरह से एक कॉर्नर में, और उस कॉर्नर से एक्सिस को हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज द ओरिजिन। और उस ओरिजिन से एक साइड जो है उसकी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वाई की तरफ को है और एक जेड की तरफ को है, राइट। अब जो हम वेक्टर ले रहे हैं वो 3D वेक्टर है, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर है। 3D वेक्टर है तो इसका मतलब आपके पास जो डायग्राम एक्चुअली में बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। देखो यहां से ये ओरिजिन से बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पकड़ना है आपने, ठीक है। ये बना यहां के लिए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। देखिए आप एक कोने में बैठे हैं और उस कोने से आपके जस्ट डायगोनली ऑपोजिट जो टॉप कॉर्नर है उसको देखिए, तो वो 3 डायमेंशनल डायग्राम बन जाती है, ठीक है। अब उस 3D डायग्राम में आप क्या देखते हैं कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है या वो जो गिवन वेक्टर है वो x के साथ कोई एंगल बना रहा है। लेट अस कंसीडर कि ये x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, उसी तरह से वो y के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, वो हमने बीटा ले लिया, और उसी तरह से वो z के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, वो हमने गैमा ले लिया। इस तरह से तीनों एंगल डिफरेंट आ गए। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यहां पर, जब मैंने इस a वेक्टर का, इसको हमने a वेक्टर से नाम दे दिया है, ठीक है। जब मैंने इस a वेक्टर को ऐसे बना रखा है, दिस इज योर x एक्सिस एंड मेकिंग सम एंगल अल्फा विद x एक्सिस, तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि ये आपके पास a cos अल्फा आएगा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैं यहां पर इसको ऊपर की तरफ शो नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट होगा आपकी तरफ को, राइट, ऐसे। तो ये जो एक्सिस आएगा ये आपको देखने में लग रहा है कि ये एंगल बड़ा है, बट ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये ऐसे रखा गया है, इस तरह से है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि इस a वेक्टर ने x के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो इसका x की तरफ को जो कंपोनेंट है जिसको हम ax कह सकते हैं, दैट इज a cos अल्फा। लेकिन ये जो साइन कंपोनेंट है ये y की तरफ नहीं है, ना ही ये z की तरफ को है, तो हम इसको नहीं लेते। हम क्या बोलते हैं कि हमें तो वही कंपोनेंट चाहिए जो उस डायरेक्शन की तरफ को है। तो मैं क्या करूंगा इसको कि a वेक्टर को हम नॉर्मली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखते हैं, वी विल राइट these vectors ax I cap, then ay j cap, then az k cap, means we have to find out the component of vector along x axis, along y axis and along z axis। और एक खास चीज ये है कि इसका साइन कंपोनेंट अब y या z की तरफ को नहीं है। अगर x का अगर आप देखें तो इसका मतलब हमें हर एक कंपोनेंट का कॉस ही लेना पड़ेगा, एंगल भी डिफरेंट है। तो उसी तरह से मैंने जब ये वैल्यू देखी तो मेरे पास ax की वैल्यू कितनी आती है, ax हम निकाल चुके, a cos ऑफ अल्फा, ठीक है जी। उसी तरह से आप इस y को देखिए, जब मैं y की बात करूंगा तो y एक्सिस ऐसे है, नो डाउट इट इज वर्टिकली अपवर्ड, और ये जो a वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मेकिंग सम एंगल बीटा। बट जब आप इस a को रिजॉल्व करेंगे तो आप क्या पाते हैं कि यस ये तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट है इस तरफ को, ये a cos बीटा हो जाएगा, लेकिन इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो इस तरफ को आएगा, वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस नहीं होगा। तो ये एंगल हालांकि 90 डिग्री ही रहेगा बेटा इन दोनों के बीच में, तो ये आपके पास आ गया
a sin of beta. So I am not going to take this a sin beta. मुझे तो वो कंपोनेंट चाहिए जो उस एक्सिस की तरफ को है. तो मेरा काम हो गया. मीन्स अब y एक्सिस की तरफ को मेरे पास जो a वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है वो है a cos of beta. Similarly, if we see the z component, z की भी ऐसी स्थिति है कि z एक्सिस है तो यहां पर इस डायरेक्शन में, और a वेक्टर आपके पास ऐसे है, ये एंगल आपके पास ऐसे बन रहा है, राइट. ये आपको देखने में लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है. तो ये आपके पास एंगल ये गैमा बन गया. जब आप इसको रिजॉल्व करोगे कंपोनेंट्स में, इसको थोड़ा सा हम और नजदीक बना देते हैं. ये आपके पास ए वेक्टर ऐसे है, थोड़ा सा वर्टिकली अप होगा इसलिए आपको देखने में ऐसे लग रहा है. ये आपके पास ए वेक्टर है. तो दिस इज द एंगल गैमा. डोंट टेक इन ए प्लेन, प्लेन में नहीं है, ऊपर की तरफ को है थोड़ा सा. तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ को क्या आ जाएगा, a cos ऑफ गैमा, और जो साइन आएगा वो ना तो y की तरफ होगा ना ही z की तरफ. उसका प्लेन ही डिफरेंट हो गया, इन दोनों का प्लेन ही डिफरेंट हो गया. तो मुझे सिर्फ वही कंपोनेंट चाहिए जो z की तरफ है. तो दैट इज योर a cos ऑफ गैमा. तो बेटा इन तीनों की वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हैं. एंड दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर. और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन. जब आप यहाँ वैल्यू देखेंगे, इनकी वैल्यू को हम मैं इसको एक नए पेज पर लेके जा रहा हूं. ये आ गया आपके पास ax इज इक्वल्स टू a cos ऑफ अल्फा, ay इज इक्वल्स टू a cos ऑफ बीटा. ठीक है. और उसी तरह से az इज इक्वल्स टू a cos ऑफ गैमा. यहां से cos की वैल्यू निकालिए. cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ax अपॉन a. उसी तरह से cos ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू ay अपॉन a. cos ऑफ गैमा इज इक्वल्स टू az अपॉन a. राइट. आप इन तीनों इक्वेशंस को, इनको एक और नाम से जानते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहे हैं. cos अल्फा, अल्फा क्या बता रहा है कि a वेक्टर का x एक्सिस के साथ कितना एंगल है. बीटा क्या बता रहा है कि इस a वेक्टर का y एक्सिस के साथ क्या एंगल है. और गैमा क्या बता रहा है कि a वेक्टर का z एक्सिस के साथ क्या एंगल है. तो इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं. इनको बोलते हैं हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो डायरेक्शन, लेकिन cos फॉर्म में है तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन. इनको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं. अब आप इनको स्क्वेयरिंग और एडिंग करिए सबकी, तो ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वेयर अल्फा, ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वेयर बीटा, और ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वेयर गैमा, विच इज इक्वल्स टू ax स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस az स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर. जब आप सारी चीजों को देखेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपके पास इसका मैग्नीट्यूड ही बन रहा है. नीचे कितना आ गया, a स्क्वेयर. ये भी क्या है ऊपर, ये भी a स्क्वेयर ही है, क्योंकि जब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही आता है. तो इसको आप कैंसिल करके देखेंगे, ये 1 के इक्वल आ जाता है. इट मीन्स cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा प्लस cos स्क्वेयर गैमा इज इक्वल्स टू 1. ये आपके पास बन गया. इसको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन. इनको मैथमेटिक्स में हम अलग नाम से भी बोल देते हैं. cos अल्फा को हम l मान लेते हैं तो ये l स्क्वेयर, इसको दूसरे को m मान लेते हैं, और ये n स्क्वेयर, इट इज योर 1. सो यू कैन राइट दिस लाइक l, m एंड n. इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन. तो ये था आपके पास रिजॉल्वमेंट ऑफ अ वेक्टर. तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एडिशन हमने पढ़ ली, सब्ट्रैक्शन कर लिया, रिजॉल्वमेंट भी कर ली। तो अब हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। वेक्टर्स को जब प्रोडक्ट करना हो तो दो तरह से किया जाता है। एक हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वन इज योर स्केलर प्रोडक्ट, आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट इसलिए क्योंकि बीच में डॉट लगाते हैं, और ये है डॉट प्रोडक्ट, राइट। सेकंड आपके पास, अब ये क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। सेकंड आपके पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो ये कैसे हम चीजें करते हैं, वन बाय हम डिस्कस करते चलेंगे। एक जनरल सा चीज हम याद रख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में याद रखिए जब दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, ये मैं यहां लिख रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट, ये है स्केलर प्रोडक्ट, और इधर लिख देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना। जब हम दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर्स को हम, टू वेक्टर्स को हम a डॉट बी की फॉर्म में लिखेंगे, जबकि यहां पर हम a क्रॉस b की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। याद रखिए इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब जब हम लिखते हैं इसको तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्यों कॉस थीटा लिखते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर यहां आता है आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में n यूनिट वेक्टर या कोई और यूनिट वेक्टर आप लगा देते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे रही है, तो उसको इसीलिए बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। जबकि यहां दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर प्रोडक्ट दे रही है, लास्ट में जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लेते हैं तो वेक्टर आपके पास, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर देती है। मतलब फोर्स डॉट एस जो है आपको वर्क डन देगा, वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब आप यहां देखेंगे एक क्वांटिटी होती है टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट जो देती है फोर्स का, तो टॉर्क होता है आपके पास R क्रॉस F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिर फोर्स के साथ उसकी प्रोडक्ट, तो ये टॉर्क आता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे 5th यूनिट में। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल इफेक्ट है किसका, फोर्स का। अब आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर है और F ये भी वेक्टर है। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो भी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। ये क्वांटिटी आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वन बाय वन हम एक एक को लेके चलेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इस स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि सपोज करिए ये लीनियर इफेक्ट देती है। सपोज करिए आई हैव two vectors, this is your a vector and there is some another b vector, वो किसी एंगल पर है, making some angle theta here, तो this is your b vector।
दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो जब मैं इन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट लूंगा तो ये लीनियर इफेक्ट देती है। प्रोडक्ट कैसी है? ये लीनियर इफेक्ट देगी, मतलब एक ही डायरेक्शन की बात करेगी, एक डायरेक्शन में बात करेगी। तो इसका मतलब जिस तरफ को जिनकी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनमें से जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चीज को मूव करेगा। जैसे सपोज करिए आपने किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, तो फोर्स लगाई, एक लोग हों चाहे 10 लोग हों, लेकिन उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट तो एक ही आएगा। तो वो बॉडी लीनियरली किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। हो सकता है उन सब फोर्सेस के बीच में मूव करे, या हो सकता है एक फोर्स कुछ ज्यादा लग रही है उस तरफ को, उसकी मूवमेंट ज्यादा हो। तो लीनियर इफेक्ट मतलब सपोज करिए मुझे बी वेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है ए वेक्टर के लिए वो मुझे चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस b वेक्टर को रिजॉल्व कर दूं तो इसका कंपोनेंट इस तरफ को x एक्सिस की तरफ को कौन सा आया। मेरे पास ये एंगल थीटा था, ये मेरे पास b कंपोनेंट है, तो ये मैंने लिख दिया b cos ऑफ थीटा, और ये बन गया आपके पास b sin थीटा, जो अभी हमने रिजॉल्वमेंट से सीखा। तो इसका मतलब b cos थीटा वो वेक्टर का कंट्रीब्यूशन है एक्स एक्सिस की तरफ को। तो इसकी प्रोडक्ट कैसे लेंगे आप, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर ये आ गया आपके पास b cos ऑफ थीटा। इसीलिए ये आपके पास बन गया ए बी cos ऑफ थीटा। इट इज योर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ये लिखने का तरीका है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी डॉट लगेगा तो कॉस लिख देंगे, ठीक है। अब लेने का तरीका, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं तो कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होती है, राइट। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास ए बी आ जाएगी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर इसी की जगह पर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देता हूं तो कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। इसका मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो ये चेक करने के लिए कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, हम उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये जो मैं a और b लिख रहा हूं इसका मतलब है a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे प्रोसीड करेंगे, वो हम आगे करते हैं। अब देखिए आप इसमें कि प्रोडक्ट कैसे लेनी है। I और I की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, यहीं से शुरू करते हैं। I और I की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, अभी हमने लिखा ना कि I और I क्या फॉर्मूला था जो डॉट प्रोडक्ट का था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब आप मुझे बताइए I और I की तो डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड I का कितना है, यूनिट वेक्टर है 1 होगा। B की जगह भी I है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। इसीलिए J डॉट J भी सेम डायरेक्शन में है, cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, तो J और J की वैल्यू 1 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। सिमिलरली वी हैव K डॉट K दैट इज आल्सो 1। बाकी जो बच गए आपके पास, देखिए I डॉट J 0 होता है, क्यों होता है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 आ गई। उसी तरह से अगर मैं कहूं J डॉट K
इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, k डॉट आई इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो सबकी प्रोडक्ट इनकी 0 हो जाएगी। अब मुझे अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आई हैव एन एग्जांपल, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमने ले लिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड देयर इज अनदर वेक्टर, 3D वेक्टर हम ले रहे हैं। सो b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये हमने वैल्यू ले ली। अब देखिए इसमें हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है या इनके बीच में एंगल निकालना है, तो हम एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं, एंगल निकालते हैं, क्योंकि एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगी। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है a डॉट बी डिवाइडेड बाय a एंड b, इन दोनों की प्रोडक्ट। सो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या निकालना है, a का मैग्नीट्यूड निकालिए। a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया आपके पास अंडर रूट 6, ठीक है। उसी तरह से b का भी मैग्नीट्यूड निकालिए, b मैग्नीट्यूड को b लिख सकते हैं आप, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का भी स्क्वायर तो फिर 4, ये आ गया अंडर रूट, तो ये बन गया आपके पास 3, 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3। सो मुझे निकालना है अब a डॉट बी, a डॉट बी वैल्यू लिख देते हैं a की वैल्यू मैंने लिख दिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और उसकी डॉट प्रोडक्ट ले ली हमने b वेक्टर के साथ जो कि आपके पास दे रखा है i प्लस 2j माइनस ऑफ 2k, इस तरह से। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे, i डॉट आई, ये बेटा 1 होता है तो 2 इंटू 1, 2i की पहले सबके साथ करो आगे वाले के साथ, फिर j की करेंगे, फिर k की करेंगे 1 बाई 1, तो 2i की i के साथ ही होती है बेसिकली, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। देखो ये हमने सब लिख रखे हैं यहाँ पर, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो i की i के साथ करिए, 2 इंटू 1 2 i डॉट आई 1, फिर j की j के साथ 2 1 इंटू 2 दैट इज 2, j डॉट j 1, फिर आ गया आपके पास माइनस ऑफ 2, ये आ गया आंसर आपके पास 2। अब आप कॉस ऑफ थीटा निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट दोनों की आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 6। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर तो नोन वैल्यू आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप इसको कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। इस तरह से आप इनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो है तरीका डॉट प्रोडक्ट निकालने का। इसके बाद हमारे पास आती है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। न्यूमेरिकल हम इनके कंबाइंड बाद में करेंगे, इस नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पर ही डिस्कशन करेंगे, अभी हम इनका थ्योरेटिकल पोर्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने बता दिया आपको, ये रोटेशनल इफेक्ट देता है। डायरेक्शन इसकी राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से हम देते हैं। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इफ वी हैव ए वेक्टर हेयर एंड दिस इज योर बी वेक्टर हेयर, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर हेयर, if A is going to cross A is going to cross B, A जो है वो B को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस तरफ को मूव कर रहा है। तो आप स्क्रू को जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू बाहर की तरफ को आएगा, बाहर की तरफ को आएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जब भी आप ये लिखेंगे कि A
क्रॉस बी, बी इस तरफ को ले लेंगे, ए ऐसे क्रॉस कर रहा है इसको। अब आप देखिए ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाइए, स्क्रू उतना ही अंदर जाता जाएगा, तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। या थंब रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। जो फिंगर है कर्ल, फिंगर जो फिंगर्स हैं वो इस चीज को शो कर रही हैं, और थंब जो है वो आपके पास डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जब भी आप रिप्रेजेंट करें, ये आपके पास थंब है और ये आपके पास फिंगर्स हैं, राइट, यू कैन फाइंड लाइक दिस। ये जो थंब है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कर्ल आपके पास ऐसे है, तो आप देखिए ये डायरेक्शन कैसी बनी कर्ल की, ये बनी एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसी चीज को अगर आप ऑपोजिट कर लेंगे तो आपके पास जो कर्ल है फिंगर का वो ऐसे आ जाएगा, राइट। और यहां पर आपके पास इस तरह से जो थंब होगा आपके पास वो दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये इस डायरेक्शन में आपने लिया तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आ जाती है, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज द वे टू शो द डायरेक्शन। अब क्रॉस प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, जैसे वहां हमने कॉस लिखा था, इसको ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, और साथ में एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वेक्टर आ रहा है, जो इनका रिजल्ट आ रहा है, वो भी अपने आप में एक वेक्टर है। अब साइन कंपोनेंट क्यों लिया है, क्योंकि हमें ऐसा पोर्शन चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अभी आपने पीछे देखा था कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कौन आता है, साइन कंपोनेंट आता है, इसलिए हमने साइन। पर इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट रिमेंबर कि a क्रॉस b जो है वो साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा, a डॉट b जो है वो कॉस की फॉर्म में। कॉस के साथ n यूनिट वेक्टर नहीं लगता, साइन के साथ n यूनिट वेक्टर लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a क्रॉस b का, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब मैं यूनिट वेक्टर नहीं लिखूंगा क्योंकि n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ n यूनिट वेक्टर इज 1। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से भी एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से निकालना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, एंगल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कर सकते हो बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रॉब्लम, तो ये भी कर सकते हो यहां से। अब आप यहां से देखिए, अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब a क्रॉस b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू, ये पैरेलल लगा दिया हमने निशान ऐसे, टू बी वेक्टर, इट मींस उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आनी चाहिए, 0 वेक्टर आनी चाहिए, समझ गए। तो ये जरूरी है, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लीजिए इसको तो ज्यादा ठीक है। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा यहां पर, तो दिस विल बी 0, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जानी चाहिए। और जब हमने कॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, तो वहां हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आती है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, और यहां क्या आ रहे हैं, वो पैरेलल आ रहे हैं। तो ये भी आप एक कंडीशन याद रखिए कि जब दो वेक्टर्स को चेक करना हो कि वो पैरेलल है या नहीं, तो आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेनी कैसे है, इसमें भी एक रूल है आपके पास। आपने यहां पर i लिख देना, इस जगह पर आप j लिख दीजिए ऐसे एरो लगाकर, और फिर ऐसे k लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखना, अपने आप को कभी भी कोई वेक्टर क्रॉस नहीं करेगा, तो इसलिए i क्रॉस i
मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए I क्रॉस I आपके पास 0, जबकि डॉट में ये 1 होता था तो J क्रॉस J ये भी 0। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो सारी चीजों का, A क्रॉस B है ना इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। देखो 0 आ जाएगा तो हर चीज 0 होती चलेगी। फिर वैसे ही K क्रॉस K ये आपके पास 0 आ गया। अब यहां पर देखिए दूसरा I क्रॉस J, जब I J को क्रॉस करेगा तो किससे मिलेगा, K से मिलेगा, तो इसीलिए इसका रूल बन गया I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K और J क्रॉस K दैट इज योर I, नेक्स्ट वाला लेना है। और अगर मैंने लिख दिया K क्रॉस I तो वो मिलेगा किससे, J से। और अगर इसका उल्टा लिख दिया कि I क्रॉस K अपोजिट हो गया तो मिलेगा तो वो J से ही, लेकिन एरो के हिसाब से वो रिवर्स हो गया तो उसको नेगेटिव लिख लेना है। उसी तरह से अगर मैंने लिख दिया J क्रॉस I तो वो मिलेगा तो K से लेकिन नेगेटिव, तो ये आ जाता है आपके पास। इस तरह से बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे लेनी है उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपके पास एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। आई विल टेक वन एग्जाम्पल। इफ ए वेक्टर इज योर 2i प्लस j प्लस k, उसी तरह से b वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस j प्लस 2k, ये हमने लिख दिया ऐसे। तो देखिए a क्रॉस b करना है, दो तरीके हैं इसको, पहले हम थोड़ा लॉन्ग वे से चलेंगे। a क्रॉस b आपके पास कैसे लिखेंगे, a को लिखिए दैट इज 2i प्लस j प्लस k, उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं b वेक्टर के साथ विच इज योर i माइनस j प्लस 2k। चलिए जी क्रॉस प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट का तो सेम ही तरीका है, 2i से पहले सबको करिए। तो पहले देखिए क्या आएगा 2i क्रॉस i, तो i क्रॉस i तो 0 हो जाता है, तो ये तो पार्ट 0 हो गया आपके पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2i क्रॉस माइनस j, तो पहले तो यहां पर लगाइए माइनस और 2 लगाइए। i क्रॉस j, वो फार्मूला यहां आपने लिख रखना है साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो। i और ये आ गया आपके पास j और ये आ गया k। अब देख लीजिए i क्रॉस j दैट विल मीट टू द k, तो रिजल्ट आ गया k। फिर उसी तरह से 2 2 जा 4, तो 4 तो आ गया हमारे पास। i क्रॉस k उल्टा हो गया i क्रॉस k, तो ये मिलेगा माइनस j से, तो यहां आ जाएगा माइनस k और साथ में लग गया j, ठीक है जी। फिर चले जाइए j के साथ, इस j के साथ सबको करिए j क्रॉस i उल्टा चल रहे हैं तो हम मिलेंगे माइनस k से। फिर j क्रॉस j तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर j क्रॉस k तो i हो जाएगा प्लस 2 i कैप। फिर करिए k के साथ सबको, तो k क्रॉस i दैट वी विल मीट टू द j। फिर दूसरे वाला पार्ट माइनस है बीच में, लेकिन k क्रॉस j तो वो माइनस i से मीट करेगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया i क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, बाकी आगे 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बना i के कितने हैं, 2i है और एक i ये है, तो ये बन जाएगा 3i कैप। j वाले कितने हैं, 2j है और एक ये है एक, तो ये आ जाएगा माइनस 3j। k वाले कितने हैं,
के वाले आपके पास यस -3k। तो ये सिचुएशन बनी है। ये आप देख रहे हैं कि A क्रॉस B जो है वो आपके पास एक वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है सो यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा? 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा। तो ये सिंपली 3√3 ये आ जाएगा अंदर, राइट। तो ये है इसका मैग्नीट्यूड और इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक और तरीका है इसका, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। वो किस तरह से आपके पास रहता है, मैं जो वेक्टर है वही ले रहा हूं पीछे जो हमने ले रखे थे, ताकि हम अपने आंसर को फिर वेरीफाई कर सकें। 2i प्लस जे प्लस के जो आपके पास वेक्टर था, ए वेक्टर आपके पास था 2i प्लस जे प्लस के। उसी तरह से बी वेक्टर आपके पास था, बी वेक्टर को भी चेक कर लीजिए, दैट वाज, तो ये मैंने वैल्यूज पीछे से मिला के लिख दी यहां पर। अब इनकी लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज करेंगे, टेक्निक है ये। तो ये आ गया आपके पास A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया, दिस इज योर I, दिस इज योर J। इसको नेगेटिव में लिख देना आपने, है ना। टेक्निक है, या तो बाद में अपोजिट करना पड़ता है या यही नेगेटिव लगा लीजिए। पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। इसको टेक्निक समझ के आपने नेगेटिव लगाना है, कोई इसका लॉजिक ऐसे नहीं है। ये मेथड है आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, राइट। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव। एक और टेक्निक भी हम यहाँ यूज करते हैं, बाद में रेसिप्रोकल लेते हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपली यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ माइनस लगा दीजिए बस। अब ए वेक्टर की वैल्यू लिखिए, आई की वैल्यू कितनी थी 2, जे की वैल्यू कितनी थी 1, के की वैल्यू कितनी थी 1, बी की वैल्यू लिखिए 1, ये कितना था -1, ये कितना था 2। अब सॉल्व कैसे करना है देखिए, अगला स्टेप आपके पास क्या होगा, आई कॉमन, फिर डिटर्मिनेंट बनाइए। अब देखिए आई के सामने जो आने वाले हैं उनको कर दीजिए कैंसल। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आई के सामने आपको कौन कौन दिख रहा है, आई के सामने नजर आ रहा है आपको 2 और 1, इधर को, इनको खत्म कर दीजिए और ये भी खत्म कर दीजिए। ये तो बच क्या गया फिर आपके पास, ये बच गया 1, यहाँ बच गया -1, 1 और ये 2 लिख लिया, माइनस जे, दूसरा फिर जे के लिए आ गया। अब जो हमने ये चीजें कर रखी थी, इनको हम बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं जैसी थी पहले। ये आपके पास कंडीशन ऐसे थी, जो एक्चुअल सिचुएशन थी वही हमने दोबारा लिख देनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको करने के लिए कि किस तरह से आपने उस चीज़ को, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, इसलिए किया था। तो यहाँ क्या था आपके पास बिगिनिंग में, जो था वही आई, और ये था -j, और ये था आपके पास k, और ये था 2 और ये था 1, ठीक है। अब उसी तरह से j के सामने वाले, j के सामने कौन आ रहा है 1 और -1, इनको ओमिट कर दीजिए, i और k को भी ओमिट कर दीजिए। तो क्या बचा फिर बच गया 2 और 1, और यहाँ बच गया 1 और 2। उसी तरह से k के लिए भी करिए, k के सामने 1 और 2 को ओमिट कर दीजिए, i और j को ओमिट कर दीजिए। तो क्या बच गया, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ -1। ये डिटर्मिनेंट क्लोज। अब सॉल्व कैसे करना है आगे देखिए, आई कैप, अब ब्रैकेट आपके पास, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं। तो हमने प्रोडक्ट लेनी है इसकी और इसकी प्रोडक्ट,
और इसकी प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। मतलब 2 into 1 उसकी प्रोडक्ट माइनस ऑफ -1 एंड 1 की प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। ये मैं यहां पर करके बता रहा हूं आपको। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 into 1, ये आ गया 2, बीच में माइनस आता है, फिर माइनस के बाद इन दोनों की प्रोडक्ट किसकी, -1 और 1 की, वो भी माइनस ही आएगा, -1 तो -1 1 क्या हो गया, +1। क्लियर। माइनस j, सेम वैसे ही प्रोडक्ट नीचे से लेनी है। देखो 2 और 2 की प्रोडक्ट पहले, 2 2 ज़ा 4, -1 into 1 ये आ गया, फिर प्लस k, फिर देखिए आगे -1 और 2 की प्रोडक्ट, तो ये आ गया आपके पास -2, माइनस ये फॉर्मूले में ही है 1 into 1 की प्रोडक्ट दैट इज 1। तो आप देखेंगे इसका आंसर आ जाता है 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये हमारा आंसर वही होना चाहिए क्योंकि हमने सेम वैल्यूज ले रखी हैं जो पहले कैलकुलेट की गई थी। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज को। ये देखिए, ये हमारे पास पुरानी वैल्यू है, तो सेम वैल्यू आ रही है। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। ये तो बेसिक था इस पूरे लेक्चर में, आप इसको रिवाइज कीजिए ताकि आप और अगले लेक्चर में बढ़िया से न्यूमेरिकल कर पाएँ। थैंक यू, गुड बाय, शेयर, लाइक एंड कमेंट।